जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आवाज, स्क्रीन और कैमरा सबको क्लियर है? जी, काइंडली आप अपनी वीडियो ना चलाइए। ये GTS 1386 भाई जो है, वो आपकी वीडियो यहाँ पे शो होनी शुरू हो गई है, तो काइंडली आप अपना कैमरा बंद कर लें। जी, तो मुझे बताइए, आवाज, स्क्रीन और कैमरा सब कुछ क्लियर है? डन। हाउ वाज यस्टरडेज लेक्चर? इंटरेस्टिंग था? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी उस लेक्चर से? जी, ये बताइए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट डे? हम लोगों ने क्या बात की थी? हम लोगों ने बात की थी कि प्रॉमिस किसे कहते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, लीगल बाउंडिंग क्या चीज होती है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड का डिफरेंस देखा था, इंग्रेडिएंट्स देखे थे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कल की क्लास में से अगर कोई सवाल है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो मुझे बताइए। आप लोगों ने मुझे चैट में बताना होता है या बोल के बताना होता है, क्योंकि मैं आपको देख तो सकता नहीं हूँ, तो आपकी जो मेरी कम्युनिकेशन है वो इसी तरीके से हो रही होगी। तो आपके जेस्चर्स तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। तो अगर कोई सवाल है तो क्यों लिख दें, एंड देन टाइप योर क्वेश्चन। और अगर कोई सवाल नहीं है तो काइंडली नो लिख दिया करें। अगर आप लोग वॉइस पे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी कंफ्यूजन? कल हम लोगों ने बहुत थोड़ा पढ़ा था, मगर एक बेस हम लोगों ने स्टार्ट की थी कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस किसे कहते हैं, क्या इक्वेशंस हैं। यहाँ तक ऑल क्लियर है? पक्का? गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ तक हर बच्चे को हर बात क्लियर है? ठीक है। तो खवातीन भी कर बता दें। ठीक हो गया। आगे चलते हैं फिर। आज आज हम लोगों ने नई बातें करनी है। ठीक है जी। तो कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था। कल हम लोगों ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट देर आर टू पार्टीज। कल हम लोगों ने यही बात की थी ना कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम दो पार्टीज होती हैं। और उन दो पार्टीज को हम लोगों ने कोई नाम भी दिया था। हम लोगों ने कहा था कि एक होता है ऑफरर और एक होता है ऑफरी। एक होता है ऑफरर और एक होता है ऑफरी। ऑफरर कौन? जो ऑफर दे रहा होता है। और ऑफरी कौन होता है? ऑफरी वो बंदा होता है जो कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, उस ऑफर को कबूल कर रहा होता है। तो कहानी को इसी कॉन्सेप्ट से आज हम लोगों ने आगे लेकर चलना है, और आज हम लोगों ने ऑफर को समझना है। आज ऑफर के ऊपर हम लोगों ने गहरी गहरी बातें करनी है। बेसिकली ऑफर क्या है? जब एक बंदा जब एक बंदा अपने विलिंगनेस जाहिर करे, जब एक बंदा सिग्निफाई करता है दूसरे बंदे को कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, या मैं तुम्हारे लिए इस काम से बाज रहना चाहता हूं। when one person signifies his assent, जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी ख्वाहिश, अपने विलिंगनेस, अपनी रजामंदी जाहिर करे,
कुछ करने के लिए या किसी काम से खुद को रोकने के लिए। टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। वर्ड है टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। abstain कहते हैं रोकना, टू स्टॉप, टू स्टॉप। इस नजरिए से कि वो दूसरी पार्टी की असेंट लेना चाहता है, इस नजरिए से कि वो दूसरी पार्टी की असेंट लेना चाहता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई आपने क्या किया है, आपने प्रपोजल दी है, आपने ऑफर दी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हैंड्स फ्री है, ये हैंड फ्री है मेरे पास, मैं ये हैंड फ्री हारून को बेचना चाहता हूं। तो हारून को बैठे बैठे मेरी बात तो समझ नहीं आएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा तब जाके मेरी ऑफर हारून तक पहुंचेगी, कम्युनिकेट होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट स्टेप लूंगा, पहला कदम मैं लूंगा और मैं ये प्रोसेस इनिशिएट करूंगा उससे राब्ता करके, उससे पूछूंगा कि भाई मेरे पास ये हैंड फ्री है, ये मैं तुम्हें 1000 रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम्हें मंजूर है? क्या तुम्हें 1000 रुपए के अंदर ये हैंड फ्री मंजूर है या नहीं? इसका मतलब है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ये जो वन पर्सन है ये मैं हूं, ये मैं हूं। मैंने अपनी ख्वाहिश सिग्निफाई की है, मैंने अपनी ख्वाहिश दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट की है, कम्युनिकेट की है टू अनदर। अनदर कौन है? हमारी मिसाल के अंदर हारून। कि मैं विलिंग हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें हैंड फ्री बेचूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें हैंड फ्री बेचूं, और ये मैं इसलिए ऑफर कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, कि तुम क्या कहते हो, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं, तुम्हारी रजामंदी किस चीज में है, तुम मानते हो या नहीं मानते। तो हम कहेंगे कि हमने एक प्रपोजल की है। अब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने एक ऑफर दी है, एक प्रपोजल दी है, किसको? हारून को। तो इस केस के अंदर ऑफरर कौन बना? इस केस में ऑफरर कौन बना? मैं ऑफरर हूं। और ऑफरी कौन है? हारून। ऑफरी कौन है? हारून। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन to do something or not to do something, abstain from doing something। abstain कहते हैं रोकना। फॉर एग्जाम्पल मैं हारून से कहता हूं कि भाई मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा मगर तुम्हें सिगरेट नोशी छोड़नी पड़ेगी, ये ऑफर है कि मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, उसके बदले तुम सिगरेट नहीं पियोगे। अब मैं ऑफर कर रहा हूं किसी काम को ना करने के लिए, जिस तरह हम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को कहते हैं कि हम तुम्हें हायर कर रहे हैं, तुमने सोना नहीं है, तुमने सोना नहीं है, जिसके लिए हम तुम्हें 40,000 रुपया देंगे। तो ये भी ऑफर है। एक कॉलेज कहता है अपने टीचर से कि सर आपने किसी और कॉलेज जाके नहीं पढ़ाना, उसके लिए हम आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे, उसके लिए हम आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो ये भी क्या है? abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। हम किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं, ये भी अलाउ है। तो काम करने के लिए पैसे देना या काम ना करने के लिए पैसे देना, ये ऑफर में आएगा। ये किस में आएगा? ऑफर में आएगा। टू डू और नॉट टू डू समथिंग। और हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम दूसरी पार्टी की असेंट हासिल कर सकें, उसकी रजामंदी हासिल कर सकें कि क्या वो ये एक्ट करना चाहता है या उस चीज से बाज रहना चाहता है या नहीं। तो हम कहेंगे कि हमने एक प्रपोजल की है, हम कहेंगे कि भाई हमने क्या किया है? प्रपोजल की। तो क्या ये डेफिनेशन हमें क्लियर है? अब जहां पे डेफिनेशन आती है तो ये डेफिनेशन को मुझे क्रैम करना पड़ेगा,
डेफिनेशन को हम बगैर क्रैम किए नहीं लिख सकते, ये लॉ का रूल होता है। तो जहां पे डेफिनेशन है वो क्रैम करेंगे, जहां पे डेफिनेशन नहीं है तो वहां पे आपको क्रैमिंग की जरूरत भी नहीं। जी, एक छोटी सी क्यूट सी डेफिनेशन ऑफर की या प्रपोजल की, डन। ओके, अब याद रखिएगा, हमने कल जितने एलिमेंट्स देखे थे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट, लीगल कंप्लायंस, सब चीजें, हर एक के अपने ही कुछ एसेंशियल्स होते हैं। यानी कि एक है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, बाकी सारे। अब ऑफर को वैलिड ऑफर बनाने के लिए ऑफर के अंदर ऑफर के कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स होंगे, एक्सेप्टेंस के कुछ अपने ही इंग्रेडिएंट्स होंगे, कंसिडरेशन के अपने इंग्रेडिएंट्स होंगे, लीगल कंप्लायंस के अपने इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो ऑफर के केस में कब मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये एक वैलिड ऑफर है, कब मैं ये जुमला यूज कर सकता हूं कि हाँ ये एक वैलिड ऑफर है, तो लॉ ये कहता है कि अगर आपने एक ऑफर को वैलिड ऑफर बनाना है, अगर आपने एक ऑफर को वैलिड ऑफर बनाना है तो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। जब ये शर्तें पूरी होंगी तो हम कहेंगे कि भाई ये तुम्हारी तरफ से एक वैलिड ऑफर है, एक वैलिड ऑफर है। नंबर वन, ऑफरर यानी कि मैं कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को ऑफर तो नहीं दे सकता। हम लोगों ने कल क्या बात की थी, हम लोगों ने कल ये कहा था कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए, दो, कम से कम दो लोग होने चाहिए, जिसमें से एक ऑफरर होगा और एक ऑफरी होगा। तो ऑफरर ने अगर ऑफर देनी है तो उसके लिए दूसरी पार्टी मौजूद होनी चाहिए, एक अदद ऑफरी भी होना चाहिए। तो ऑफरर आप अपने आप को नहीं दे सकते, ये बात याद रखिएगा। ऑफर कभी भी अपने आप को नहीं दी जा सकती, हमेशा हमेशा दो लोग होते हैं, हमेशा दो लोग होते हैं। ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। तो मैं और हारून अगर दो लोग जुड़े हैं तो हम इसलिए जुड़े हैं कि हमने आपस में ट्रांजैक्शन करनी है। मैंने ऑफर किसको देनी है, हारून को देनी है। तो इसे कहते हैं कि ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। दूसरी चीज, आप जिस चीज की ऑफर दे रहे हैं वो ऑफर सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। वो सर्टन हो और डेफिनेट हो, यानी कि ठोस हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं हारून से कहूं कि यार मुझे ना पीले रंग के फल ला के दो, तो क्या ये सर्टन बात मैंने की है? पीले रंग के फल, लाल रंग का फल, हरे रंग का फल, क्या ये सर्टन बात है? ये सर्टन बात नहीं। दिस लाइन या दिस स्टेटमेंट इज नॉट सर्टन एट ऑल। पीले रंग का फल तो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी मैंगो, इट कैन बी खरबूजा, इट कैन बी केला। तो ये सर्टन बात नहीं है। लाल रंग का फल कैन बी एप्पल, कैन बी स्ट्रॉबेरी, कैन बी एनी अदर थिंग, अनार हो सकता है। तो दिस इज नॉट सर्टन। हमें जब दूसरे बंदे को ऑफर देनी होती है तो हम पुख्ता बात करते हैं, हम ठोस बात करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मैं तुम्हें ये वाली हैंड फ्री बेचना चाहता हूं, मैंने हैंड फ्री दिखानी है, उसका लेबल बताना है, उसकी कंपनी बतानी है। अगर ये गारंटी में है तो वो गारंटी वाली बात भी बतानी है। तब जाके मैं कहूंगा कि मैंने अपनी पूरी बात कम्युनिकेट की है दूसरी पार्टी को। तब जाके मैं ये कहूंगा कि ये ऑफर दूसरी पार्टी को सर्टेनिटी के साथ मैंने कम्युनिकेट की है। तब जाके मैं ये कहूंगा कि ये चीज डेफिनेट, ठोस है, पुख्ता है। तो जब भी आप ऑफर करें दूसरे बंदे को तो वो ऑफर क्या होनी चाहिए, इट शुड बी सर्टन, इट शुड बी डेफिनेट। यानी कि जब आप ऑफर कर रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट
ये सारे फीचर्स कम्युनिकेट करने, सारी वो बातें बतानी है जो कि दूसरी पार्टी को समझ में आए, जिससे वो फैसला ले सके, जिससे वो फैसला ले सके। तो सर्टेनिटी के साथ हम लोगों ने चलना। देन ऑफर अगर हम चाहें तो उसको कंडीशनल बना सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो हम अपनी ऑफर को कंडीशनल रख सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं, मिस्टर हारून, मैं तुम्हें ये हैंड फ्री बेचना चाहता हूं, और इस खत का जवाब तुमने मुझे खत में ही देना है। यानी कि मेरे ऑफर का जवाब तुमने अगर तो एक्सेप्टेंस जाहिर करनी है या रिजेक्शन जाहिर करनी है, तो तुमने खत का जवाब खत के थ्रू ही वापस भेजना है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस ऑफर में एक स्पेशल टर्म ऐड कर दी। क्या? खत का जवाब खत से वापस आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इस खत का जवाब खत से नहीं आएगा, अगर मुझे इस खत का जवाब खत से रिटर्न नहीं होगा, मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाएगा, और अगर दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस दे दे, मगर कॉल पे दे, फैक्स कर दे, व्हाट्सएप कर दे, ईमेल कर दे, तो अब बॉल मेरे कोर्ट में है। मैं चाहूं तो मान लूं, मैं ना चाहूं तो ना मानूं। मैं चाहूं तो एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ जी, जो उसने एक्सेप्टेंस की है, मेरी कंडीशन को तोड़ दिया, मगर चलो कोई बात नहीं, मैं इकरार कर दूं। और अगर कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसकी ब्रेकिंग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर मैं इस एक्सेप्टेंस को नहीं मानूंगा, मैं उसकी दी हुई एक्सेप्टेंस को फिर नहीं मानूंगा। तो एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि मिस्टर हारून, ये हैंड फ्री मैं तुम्हें बेचूंगा 1000 रुपए की, शर्त ये है कि तुमने 1000 रुपया पहले मुझे एडवांस में भेजना है, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगी। दूसरी पार्टी कहती है कि ठीक है, मैं आपसे हैंड फ्री खरीदने को तैयार हूं, मैं आपको 100 की 10 किस्तें बना देती हूँ। तो मेरी कंडीशन क्या थी कि मुझे 1000 रुपया एक गो में चाहिए। दूसरी पार्टी ने क्या किया, उसकी किस्तें बना दी, मेरी स्पेशल टर्म को कचरे में डाल दिया, मेरी स्पेशल टर्म को कचरे में डाल दिया। अब मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं चाहूं तो उसकी बात पे लबैक कर दूं, मैं मान जाऊं, और अगर मैं बहुत ही संगदिल इंसान हूं तो मैं कहूं नहीं, जो बात मैंने कर दी थी, अगर वो बात पूरी नहीं हो रही है, तो मैं तुम्हारी किसी और बात पे यकीन नहीं करूंगा। मैं सॉरी, मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं मान मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं मान रहा। तो अगर आप चाहें तो आप ऑफर को कंडीशनल रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑफर को कंडीशनल रख सकते हैं। तो ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। ऑफर सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, और आप इसमें कंडीशन इंपोज कर सकते हैं। मैं इसका रूल आपको बता दूं। कंडीशन इंपोज लिख लीजिएगा। कंडीशन इंपोज हो गई है, मैंने कर दी। नॉट कंप्लाइड, नॉट कंप्लाइड बाय ऑफरिंग। ऑफरर ओके भी कर सकता है, और ऑफरर नॉट ओके भी कर सकता है। दूसरी पार्टी ने कंडीशन कंप्लाई नहीं की, मगर एक्सेप्टेंस दे दी है, नॉट कंप्लाइड बाय ऑफरिंग बट एक्सेप्टेड। अब मुझे देखना है कि चूंकि उसने मेरी शर्त का एहतराम नहीं किया, उस पार्टी ने मेरी शर्त का एहतराम नहीं किया, तो अब अगर चाहूं तो मैं कबूल कर लूं उसकी एक्सेप्टेंस, और अगर मैं कहूं नहीं, मैं तुम्हें ये इंस्टॉलमेंट्स में नहीं बेच सकता, तो बस पे मैं उसकी ये कबूल नहीं करूंगा, मैं उसको ओके की कॉल नहीं दूंगा। यहां तक क्लियर है? जी, डेफिनेशन और ये 3 एसेंशियल्स, अभी तक यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं सारी।
बताइएगा। जी जी, पूछिए अरुण। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पर कंडीशन जब आप कंडीशनल ऑफर आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तो अगर इन केस एक ऑफर वो ऑफर कर दे और ऑफर जो है वो ऑफर वो अनकंडीशनल हो, मतलब उसमें कोई कंडीशन ना हो, और ऑफर जो है वो अपनी आप मतलब वो कंडीशन वो अपनी जो ऑफर है वो रिवाइज कर कोई कंडीशन वो कर ले कि मैं मानूंगा लेकिन इस कंडीशन पे, तो क्या वो ऑफर जो पहले उसने दी है वो डिनाई हो जाएगी या रिमेन रहेगी? मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात को लेके चलते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है। मैंने कहा आपको कि यार मेरे पास एक गाड़ी है, क्या आप वो गाड़ी बाय करोगे? अब मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे किस तरह चाहिए। मैंने गाड़ी का मॉडल बताया, नाम बताया, इंजन नंबर बताया, चेसिस नंबर बता दिया, सब कुछ। सर्टन बात हो गई। आपने कहा सर ठीक है, गाड़ी तो मुझे मंजूर है, मैं आपको आधे पैसे आज दे रहा हूँ और बाकी पैसे मैं आपको 10 किस्तों में दे दूंगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा हुआ कि मुझे सारे पैसे इकट्ठे चाहिए, मगर आपने कबूल तो कर लिया, मगर अपनी कंडीशन बीच में ऐड कर दी। तो नॉर्मल मार्केट क्या कहेगी कि जब आप कोई गाड़ी बेचते हो, तो नॉर्मल ट्रेड टर्म्स क्या है कि आपको पूरे पैसे उसके एक साथ वापस मिल जाएंगे। नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो अगर दूसरी पार्टी अपनी कोई कंडीशन इंपोज कर रही है जिससे आपको लग रहा है कि आपकी ऑफर खराब हो रही है, तो अगेन, चाहो तो आप मान लो, और अगर आप ना चाहो तो आप उस पर एग्री ना हो। चाहो तो मान लो, चाहो तो आप उस पर एग्री ना हो। तो अगर दूसरी पार्टी अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड कर देती है, तो फिर ऑफरर के पास ये ऑप्शन है कि वो उसकी कंडीशन माने या ना माने। अगर वो कहे कि मैं आपसे गाड़ी खरीदने को तैयार हूं, मगर मेरी ये शर्तें हैं, अब अगर तो वो शर्तें आपको कबूल हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो फिर आप ऐसी एक्सेप्टेंस को नहीं मानेंगे। हम इसको कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसका एक नाम होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये आपको किताब में लफ्ज नहीं मिलेगा, मगर पुराने पास्ट पेपर्स में ये यूज हुआ है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कि दूसरे बंदे ने मेरी बात मान तो दी है, मगर एज इट इज मनोवन नहीं मानी, उसने अपनी वैरायटी अपना तड़का बीच में ऐड कर दिया है। तो ऐसी एक्सेप्टेंस को हम लोग कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जी, यहां तक मुझे बताइए, ऑल डन? जी, हाजरीन और सामीन, यहां तक ठीक शो? यहां तक डन हो गया। अब आगे चलते हैं, मजीद एसेंशियल्स की बात करते हैं। जी, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल। जब भी आपने दूसरे बंदे को ऑफर करनी है, तो उस तक ये ऑफर पहुंचानी भी है, उस तक ये ऑफर कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। अगर आप ऑफर करें और दूसरे बंदे को बात समझ ही ना आए, तो क्या वो वैलिड ऑफर कहलाएगी? आपने ऑफर की, इतनी आहिस्ता आवाज में की कि दूसरे बंदे तक आवाज भी नहीं पहुंची, तो क्या ऑफर कम्युनिकेट हो गई? नहीं। तो कम्युनिकेशन उस वक्त पूरी होगी जब वो दूसरी पार्टी की नॉलेज में आ जाएगी। ऑफर की कम्युनिकेशन उस वक्त पूरी होगी जब वो दूसरी पार्टी के नॉलेज में आ जाएगी। when it comes to when it comes to knowledge of the offering, जब वो दूसरी पार्टी की नॉलेज में चीज आ जाएगी, तब हम कहेंगे कि हाँ मेरी ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। तब हम कहेंगे कि भाई मेरी ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। और आपको पता है कि ऑफर हम बोल के भी दे सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं, और थ्रू कंडक्ट भी दे सकते हैं। कल आप लोगों ने देखा था कि ऑफर एक्सप्रेस भी होती है, एंड ये ऑफर
इम्प्लाइड भी होती है, एक्सप्रेस भी होती है, इम्प्लाइड भी होती है। अब जरा मुझे बताइए, ये कानून किस सदी का है? हम पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका साल कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का साल कौन सा है प्यारे बच्चों? 2002, 2022? नहीं, 1872, 1872। हम लोग 1947 में आजाद हुए, मगर कानून कौन सा पढ़ रहे हैं? 1872 वाला, 1872 का कानून पढ़ रहे हैं। और उस जमाने में ना ईमेल होती थी, ना व्हाट्सएप होता था, ना फैक्स होती थी, ना टेलीग्राम होता था, ना कोई और ऐप होती थी। उस जमाने में अगर एक बंदे को ऑफर करनी होती दूसरे बंदे को, तो वो क्या यूज करता? वो खत यूज करता था। तो इस चैप्टर के अंदर आपको खतों किताबत के ऊपर भी काफी ज्यादा बातें समझाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये कानून बहुत पुराना है, और आजकल भी जो असल सही बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो खतों पे ही हो रही होती है। क्योंकि लोग ईमेल को इतना सिक्योर नहीं मानते, ईमेल बहुत जल्दी आप हैक कर सकते हैं, तो खत अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए अगर एक ऑफर थ्रू पोस्ट हुई हो, अगर एक ऑफर हुई है वाया पोस्ट, तो उसकी कम्युनिकेशन उस वक्त पूरी होगी जब वो खत दूसरे बंदे तक पहुंच जाएगा। उसकी कम्युनिकेशन उस वक्त पूरी होगी जब वो खत पहुंच जाएगा। मैंने खत लिखा यकम तारीख को, मैंने पोस्ट किया 2 तारीख को, आप तक पहुंचा 5 तारीख को। मुझे बताइए ऑफर कब कम्युनिकेट हुई है? यकम को, 2 को, या 5 को? लिखा यकम को है, डाला 2 को है, पहुंचा 5 को है। तो ये ऑफर कब कम्युनिकेट हुई होगी? 5 तारीख को हम कहेंगे कि ये ऑफर कम्युनिकेट हुई है। मैं कहूंगा कि मेरी ऑफर हारून तक कब पहुंची है? 5 तारीख। मेरी ऑफर हारून तक कब पहुंची है? 5th को। यहां तक मेरी बात समझ आ चुकी है? जी, यहां तक ऑल ओके? ये पॉइंट मैं फिलहाल थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, इनविटेशन टू ऑफर, इसमें मैं बाद में आऊंगा। बस आगे चलते हैं। एक ऑफर कैसे कैसे खत्म की जा सकती है? एक ऑफर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? लैप्स कहते हैं ऑफर को खत्म कर देना, ऑफर को तोड़ देना। तो पहला रूल ये होता है कि अगर आपने ऑफर को तोड़ना है, ऑफर को लैप्स करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ऑफर को विड्रॉ कर लें, तो फर्स्ट रूल ये है कि रेवोकेशन ऑफ ऑफर उस वक्त हो सकती है जब दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट ना किया हो। ये उस वक्त पॉसिबल है जब अभी तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं की ऑफरी ने। क्योंकि वंस इट इज एक्सेप्टेड, तो ये प्रॉमिस बन चुका होगा, फिर ये ऑफर नहीं है। तो प्रॉमिस बनने से पहले पहले, यानी कि एक्सेप्ट होने से पहले पहले, मुझे अपनी ऑफर रिवोक करने का मौका मिल सकता है, उसके बाद ये मौका मुझे नहीं मिलेगा। तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। एक्सेप्टेंस से पहले पहले मैं अगर चाहूं, एक्सेप्टेंस से पहले पहले मैं अगर चाहूं तो मैं अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता हूं, उसके बाद नहीं कर पाऊं। उसके बाद पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस बन चुका होगा, वो प्रॉमिस बन चुका होगा। इसी तरह अगर मैंने कोई कंडीशन ऐड की और दूसरी पार्टी ने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो मेरे पास एक ऑप्शन थी ना कि मैं उसको लैप्स कर लूं। अगर दूसरी अगर दूसरी पार्टी ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दी है, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गई थी, मेरे पास ये ऑप्शन आ गई थी कि अगर दूसरी पार्टी ने मेरी की हुई ऑफर को मनवन कबूल नहीं किया, तो मैं चाहूं तो अपनी ऑफर को खत्म कर सकता हूं।
तो इफ देर इज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, जो कि ऑफर के अंदर थी, अगर उसने उसको फुलफिल नहीं किया, मनोमन नहीं माना, तो मैं अपनी ऑफर को खत्म कर सकता हूं। मैं अपनी ऑफर को खत्म कर सकता हूं अगर उसने मनोमन नहीं माना। और लैप्स कब होगा? जब मैंने ऑफर की और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा सॉरी मैं नहीं मानता, एक्सप्रेस रिजेक्शन हो गई, साफ साफ इनकार हो गया, तो तब भी मैं कहूंगा कि भाई मेरी ऑफर नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या एक्सप्रेस रिजेक्शन की वजह से खत्म हो गई। अब वो ऑफर मेरी एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो ऑफर मेरी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? एक्सप्रेसली रिजेक्टेड, और दूसरी पार्टी ने उसको कबूल एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब मैं कहूंगा कि भाई सॉरी, ये ऑफर अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? दूसरी पार्टी ने उसको कबूल ही नहीं किया। जिसके लिए मैंने ऑफर बनाई थी, उसने वो मेरी बात सुनी ही। यहां तक क्विक रिकैप कर लें और मुझे बताइए कोई मसला, कोई परेशानी? हमारे पास 3 पॉइंट्स रह गए हैं यहां से, और एक पॉइंट रह गया पीछे, उसको फिर डिस्कस करते हैं। मगर जहां तक अभी पढ़ा है, जितना अभी पढ़ा है, सारी आसान बातें हैं। तो यहां तक मुझे बताइए, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन। यहां तक उसको रिवाइज कर लेते हैं। बताइए, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई सवाल? ऑल क्लियर है? ठीक है। चले, मुझे ये बताइए, कभी आप लोगों ने मार्केट में खड़े होकर नेगोशिएशन की है? कभी भावताव की है? कभी जब रक्षा कराया हो तो उसके साथ बहस की है कि नहीं मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतने में जाता हूँ? नेगोशिएशन स्किल्स रखते हैं आप लोग या नहीं रखते? जरा बताने की कोशिश करेंगे। नेगोशिएशन स्किल्स रखते हैं या नहीं रखते हैं? खवातीन के अंदर ये चीज ज्यादा ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, होता क्या है, मैं रिक्शे वाले को कह रहा हूँ कि भाई मुझे अनारकली जाना है, मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगा। रिक्शे वाला आगे से कहता है नहीं सर, 200 रुपया कम है, मैं 300 रुपये में चला जाऊँ। अब ये बताइए, मैंने 200 रुपये की ऑफर की थी, दूसरे बंदे ने कहा सर मैं जाने को तैयार हूं, मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, मगर 200 बहुत कम है, 300 दे दीजिएगा। ये कोई कंडीशन तो नहीं है। दिस इज नॉट अ कंडीशन, ये तो कंसिडरेशन है कि 200 या 300। तो अब हुआ ये कि मैंने ऑफर कराई थी दूसरी पार्टी को, मैं ऑफरर था, वो ऑफरी है। मैं ऑफरर हूं जिसने अनारकली जाना है 200 रुपया देके, रक्शे वाला ऑफरी था, मगर उसने मेरी ऑफर कबूल नहीं की। उसने कहा मैं जाने को तैयार हूं, मगर 200 रुपया कम है, आप 300 दे दीजिएगा। उसने 300 की बात जब मुझे वापस की, तो अब क्या हुआ, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गई। अब वो ऑफरर बन गया, मैं ऑफरी बन गया। अब मुझे डिसाइड करना है कि क्या मुझे ये 300 रुपया कबूल है या नहीं। उसने मेरी ऑफर के बदले मुझे काउंटर ऑफर कर दी। उसने मेरी ऑफर के बदले मुझे काउंटर ऑफर कर दी। मैंने उसको एक ऑफर कराई थी, उसने कहा वो तो चलो कबूल है, मगर पैसे कम है, मैं आपको एक काउंटर करता हूं। तो अब वो ऑफरर है, मैं ऑफरी हूं। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे उसकी ऑफर 300 की कबूल है या नहीं है। मैंने भी कहा, मैं भी शेख, मैंने कहा यार 300 ज्यादा है, 250 कर लेना। अब फिर से पार्टी चेंज, अब 250 की ऑफर मेरे से गई उसको, अब मैं फिर से ऑफरर बन गया, वो फिर से ऑफरी बन गया। जब 250 मैंने किया, तो मैं फिर से क्या बन गया, ऑफरर, और वो बन गया ऑफरी। तो इस तरीके से काउंटर ऑफर्स चलती हैं। क्या चलती हैं? काउंटर ऑफर्स चलती है। काउंटर ऑफर्स चलती हैं। तो काउंटर ऑफर से क्या होता है, बेसिकली काउंटर ऑफर अगर होती है ना,
तो जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में ओरिजिनल ऑफर की थी, अब वो खत्म हो गई। मेरी ओरिजिनल ऑफर क्या थी? 200 रुपए की। फिर कहानी चली गई 300 रुपए पे। अब कहानी कहाँ पे खड़ी हो गई आके? 250 रुपए पे। तो अगर आप काउंटर ऑफर करते हैं तो वो आपकी ओरिजिनल ऑफर को बिल्कुल खत्म कर देता है। अगर आपने काउंटर ऑफर की है तो वो आपकी जो ओरिजिनल ऑफर है उसको बिल्कुल मिटा देता है, खत्म कर देता है। अब कहानी वापस 200 पे नहीं आ सकती, क्योंकि अब रेट ऊपर नीचे होगा। तो काउंटर ऑफर अगर हो जाए तो ओरिजिनल ऑफर मर जाती है, लैप्स हो जाती है, रिवोक हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर काउंटर ऑफर हो जाए तो जो ओरिजिनल ऑफर है वो खत्म हो जाती है। एम आई क्लियर ऑन दिस? काउंटर ऑफर होने से ओरिजिनल ऑफर को नुकसान पहुंचता है, वो खत्म हो जाती है। अगली बात सुन लें। आपको याद है हम लोगों ने कहा था कि आप ऑफर में कंडीशन लगा सकते हैं। मैंने एक कंडीशन लगाई। मैंने कहा कि भाई ये ऑफर मैं तुम्हें भेज रहा हूं, ये ऑफर 10 दिन तक वैलिड है। ये ऑफर 10 दिन तक वैलिड है। 10 दिनों में हाँ या ना कर देना। तो सोच के बताइए ये ऑफर कब ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगी? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। ये ऑफर कब ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगी, कब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी? जब वो 10 दिन खत्म हो जाएंगे। तो अगर मैं ऑफर में टाइम पीरियड डाल दूं और उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर दूसरी पार्टी हाँ या ना करे, तो जैसे ही वो टाइम लैप्स होगा मेरी ऑफर भी लैप्स कर जाएगी। जैसे ही वो टाइम खत्म होगा, जैसे ही वो टाइम लैप्स करेगा, मेरी ऑफर भी ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस, खत्म। तो अगर मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई किया है, अगर मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई किया और वो टाइम गुजर गया, तो वो ऑफर भी गुजर गई। इसी तरह अगर मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया मगर दूसरी पार्टी इतनी देर के बाद जवाब दे रही है कि 2 साल गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए हैं, तो अगर दूसरी पार्टी ने आपको बहुत लेट जवाब दिया, रीजनेबल टाइम में जवाब नहीं दिया, रीजनेबल टाइम में जवाब नहीं आया वहां से, ना यस ना नो, वो खामोश है, तो अगर रीजनेबल टाइम गुजर जाए तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अगर रीजनेबल टाइम गुजर जाए तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अब ये रीजनेबल टाइम कितना है कितना नहीं होगा, ये जजमेंट है। ये क्या है? ये जजमेंट। आप इसको फिक्स नहीं कर सकते, आप इसको पक्का या फिक्स नहीं कर सकते। ये वेरी करेगी बिजनेस टू बिजनेस। जजमेंट है ना। शायद कहीं 2 दिन रीजनेबल हो तो शायद कहीं 2 साल रीजनेबल हो। पेपरों से पहले जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो रीजनेबल टाइम ऑफ स्टडी आपका होता है 1 घंटा। मगर जैसे जैसे पेपर करीब आते हैं तो आप हर सब्जेक्ट को 4-4 घंटे भी दे रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, माहौल पे, हालात पे, कि कब कितना रीजनेबल है, कब कितना रीजनेबल नहीं है। तो अगर रीजनेबल टाइम लैप्स कर जाए या एक्चुअल टाइम लैप्स कर जाए तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। वो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यहां तक मुझे बताइए कोई मसला, कोई परेशानी यहां तक? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। सर, जी जी। सर ये लैप्स ऑफ एन ऑफर में 6 नंबर जो पॉइंट है, नॉन एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली, तो क्या इसमें इम्प्लाइड शामिल है या नहीं? शामिल है। शामिल। सर, शामिल। दूसरा सवाल काइंडली, अगर ऑफर किया जाए और एक्सेप्टेंस कोई और बंदा दे, इस सिचुएशन में क्या? बिल्कुल ऐसे होता है।
अगर तो आपने स्पेसिफिक ऑफर की है, सवाल ये है कि अगर हम एक बंदे को ऑफर दे रहे, लेट्स से मैंने हारून को ऑफर दी, मैंने कहा भाई ये मोबाइल है, इसकी वैल्यू 50,000 रुपया है, खरीदना चाहते हो? तो हारून ने, मैंने ऑफर हारून को किया सिर्फ। अब अगर हारून का भाई या हारून का कोई और रिलेटिव या हारून का दोस्त हारून के लिए एक्सेप्टेंस दे दे, हारून के लिए एक्सेप्टेंस दे दे, और हारून ने उन बंदों को ऑथराइज किया हो कि तुम मेरे बिहाफ पे यस या नो कर सकते हो, तो उनका किया हुआ यस या नो यही माना जाएगा कि वो हारून यस या नो कर रहा। इसको हम कहते हैं एजेंट अपॉइंट करना। इसको हम कहते हैं एजेंट अपॉइंट करना। तो कभी कभी एक बंदा जो कि बहुत बिजी हो, वो अपना एजेंट रख लेता है, और उस एजेंट का यस या नो इज एज इक्वल एज उस मेन बंदे का यस या नो। तो अगर मेरी ऑफर सिर्फ हारून के लिए है और हारून ने खुद आंसर नहीं किया, उसका एजेंट आंसर कर रहा है, और हारून ने कहा हुआ है कि भाई जो मेरा एजेंट कह देगा वो यही माना जाएगा कि मैंने कहा है, तो इसका मतलब है कि हम उसकी बात को फिर ऑनर करेंगे, हम उसकी बात को 100% ऑनर कर रहे हैं। और अगर मेरी ये ऑफर सबके लिए है, सिर्फ हारून के लिए नहीं है, मैंने 4-5 लोगों को ऑफर की है, तो जो पहले कबूल कर लेगा उसको ये मोबाइल मिल जाएगा। तो अगर मैं हारून को ऑफर कर रहा हूं, इट मीन्स कि मैं स्पेसिफिक ऑफर कर रहा हूं। और अगर हारून को स्पेसिफिक नहीं कर रहा, सबको कर रहा हूं, इट मीन्स कि ये जनरल ऑफर है। कौन सी ऑफर है? जनरल ऑफर है। ये टाइप्स पहले कोर्स का पार्ट हुआ करती थी, मगर फिर आके अपने साइड पे कर दिया, तो अब हम सिर्फ इसको ख्वाबों में देखते हैं। मगर ये बात आपकी अच्छी थी कि एजेंट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लग सकता है। क्लियर होगी बात हारून? डन। अब मैं आपके सामने दो सिनेरियोज रखूंगा, और उन सिनेरियो से ही हम अगला कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। लेट मी बिल्ड टू सिनेरियोज। जेड ने ऑफर की डी को कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है 3 मिलियन की। जेड ने ऑफर की है डी को कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है 3 मिलियन की, और ऑफर की है 15 तारीख को। ऑफर की है 15 तारीख। ऑफर करने के 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। 18 को ही डाइड। और डी ने 20 तारीख को उसकी ऑफर कबूल कर ली। 20 को उसकी ऑफर कबूल कर ली। यहां पे दो सिचुएशंस निकलती हैं। नंबर वन, जब डी ने 20 तारीख को कबूल किया, ऑप्शन ए, उसको अवेयरनेस थी कि जेड की डेथ हो चुकी है, या ऑप्शन टू, उसको अवेयरनेस नहीं थी कि जेड की मौत हो गई है। हमने ये फैसला करना है कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। देखिए, ऑफर हो रही है, कौन कर रहा है? जेड कर रहा है, डी एक्सेप्ट कर रहा है, कर रहा है। दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है, एक को पैसा मिलेगा, एक को गाड़ी मिलेगी। और हम नॉर्मली अज्यूम करके चलते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। मगर कंडीशन ये आ गई है कि जब दूसरी पार्टी कबूल कर रही है पहली बंदे की ऑफर, क्या कबूलियत के वक्त उसको पता है कि उस बंदे की डेथ हो गई है या नहीं हुई? तो लॉ ये सवाल पूछेगा कि क्या तुम्हें उस वक्त पता था
कि जिसकी ऑफर तुम कबूल कर रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हें उस वक्त इल्म था, तुम अवेयर थे, तुम्हें पता था कि अब उस बंदे की डेथ हो गई है, और जानते हुए तुमने उसकी ऑफर कबूल कर ली, जानते हुए तुमने उसकी ऑफर कबूल कर ली, तो सर हम इस कबूलियत को नहीं मानते, हम इस कबूलियत को नहीं मानते। और अगर तुम इग्नोरेंस में थे, अगर तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें उस चीज की अवेयरनेस नहीं थी, और उस अवेयरनेस ना होने के बावजूद तुमने कहा ओके, तो यहां पे ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। यहां पे ये अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये ऐसी स्लाइड है जो कि कभी भी गायब हो जाएगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब ऑफरी को ये पता हो कि ऑफरर की डेथ हो गई है, और पता होने के बावजूद वो उसको एक्सेप्ट कर ले, तो हम कहेंगे कि जैसे ही तुम्हें पता चला कि अब वो बंदा जिंदा नहीं है, तो उसके मरने के साथ उसकी ऑफर भी दम तोड़ गई। और अगर तुम्हें नहीं पता था कि उसकी डेथ हो चुकी है और तुमने इग्नोरेंस में कबूल कर लिया, तुमने इग्नोरेंस में कबूल कर लिया, तो यहां पे कोई मसले वाली बात नहीं है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब निभाएगा कौन? कौन निभाएगा? जेड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके जो वारिस हैं, वुर्सा है, वुर्सा जिसको हम कहते हैं, वो निभाएंगे। अभी लाइबिलिटी उन पे है कि वो इसको गाड़ी बेचेंगे फॉर 3 मिलियन। अब आपके जेहन में एक सवाल आएगा कि सर ये तो जजमेंट है, डी मुकर गए। डी मुकर सकता था कि मुझे तो बाद में पता चला। तो अब इसका कोई इलाज नहीं। अब ये साबित डी करेगा, अदालत में करेगा, वो कैसे करेगा उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अदालती कार्रवाइयां कैसे होंगी हमें इस चीज की फिक्र नहीं है। हमने बस ये देखना है कि क्या ऑफर टर्मिनेट हुई या नहीं। हमारी सोच महदूद है, हमने इससे आगे जंप नहीं करना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके काम आए जब भी ये पॉइंट आप पढ़ें, डेथ वाला। जब भी डेथ वाला पॉइंट आप पढ़ रहे हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये खाली डेथ के साथ नहीं है, ये डेथ और इंसैनिटी दोनों के साथ है। या उसकी डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाए, तो दोनों केस में सेम रूल है। दूसरी पार्टी को पता है या नहीं पता है, तो ऑफर ही खत्म हो गई है। और अगर नहीं पता और उसने इग्नोरेंस में किया है, तो फिर आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। जी, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे जरा यस की कॉल दें, क्योंकि ये स्लाइड मेरे पास ही भी खत्म हो जाएगी। और जिन्होंने ले लिया है वो काइंडली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब जरा उस पॉइंट पे आते हैं। अब जरा मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट था ये, डेथ और इंसैनिटी। डेथ और इंसैनिटी। वो कहता है कि अगर ऑफरर की डेथ हो जाए या ऑफरर इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, तो ये देखो कि ऑफरी की नॉलेज में कब आया, फैक्ट ऑफ हिज डेथ या इंसैनिटी कब नॉलेज में आई ऑफरी के, यानी कि एक्सेप्टर के। अगर तो उसको पता था और पता होने के बावजूद कबूल कर लिया, तो ये गलत बात है, फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर इग्नोरेंस में किया है, तो फिर हम इसको मानने को तैयार हैं। आप इस सारे अल्फाज को आसान अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अगर आपसे ये लाइन याद नहीं हो रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जितना मैंने बोला, अगर आप उसको आसान अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख लेंगे, तो आप अपना काम चला सकते हैं। आई कैप को कोई इससे मसला नहीं।
डन। अच्छा, पीछे हम एक कॉन्सेप्ट छोड़कर आए थे, आज की आखिरी बात, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, देखें, मैं कुछ उर्दू बोलूंगा, आपने वो उर्दू लिखनी है। जरा अपने पास एक रजिस्टर या कोई कागज वगैरह पकड़ लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को तंग करता है। और जब आपके पास इसकी सीरीज उर्दू लिखी हुई आएगी, तो आप जब भी उसको रिकॉल करेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक अदर रजिस्टर या कागज या नोटबुक जो भी अपने पास रखें। जब आप ले आए तो मुझे आपने आवाज देनी है। जी, ले आए हैं। चलो लिखवाऊं? लिखें, लिखें। पहला रूल, इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होती। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होती, ये ऑफर नहीं कहलाती। इनविटेशन टू एन ऑफर का मकसद ये होता है कि हम दूसरी पार्टी से सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इनविटेशन टू एन ऑफर का मतलब ये होता है कि हम दूसरी पार्टी से इनविटेशन, सॉरी, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। और इनविटेशन में ये होता है कि हम खुद तो ऑफर नहीं कर रहे हैं, मगर चूंकि हम अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं, शौक जाहिर करते हैं, तो दूसरी पार्टी हमें ऑफर करती है। दूसरी पार्टी हमें ऑफर करती है। तो ये अपने अंदर एक ऑफर नहीं है। दूसरी पार्टी हमें ऑफर करेगी, हम उससे सवाल जवाब पूछ रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मगर ऑफर नहीं दे रहे, ताकि दूसरी पार्टी खुद हमसे ऑफर करे। अब मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ। कॉलेजेस, आपने देखा होगा अक्सर फेसबुक के ऊपर या आईटीआई सेंटर्स के बाहर हर कॉलेज वाले अपना अपना ब्रोशर लेके खड़े होते हैं, और वो बच्चों में ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और उस ब्रोशर में लिखा होता है कि हम कैफ की ये वाली क्लास इस टाइम पे इतने में दे रहे हैं, ये टीचर है, आए राब्ता करें, आए और राब्ता करें। बेसिकली वो जो ब्रोशर है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब आप घर जाएंगे, सुकून का सांस लेंगे, पेपर खत्म होंगे, दोबारा से वो ब्रोशर निकालेंगे, उस ब्रोशर के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उससे इंप्रेस होके आप कॉलेज से राब्ता कर रहे हैं कि हाँ जी मुझे बिजनेस लॉ में एडमिशन चाहिए। तो अब मेरी उस इनविटेशन से आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, मेरी उस इंफॉर्मेशन से आप मुझे क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो इनविटेशन टू एन ऑफर कभी भी ऑफर नहीं होती है। इनविटेशन में क्या होता है कि हम दूसरी पार्टी को इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको चीजें बताते हैं, और इस नीयत से बताते हैं कि दूसरी पार्टी खुद हमें ऑफर करे। इस नीयत से बताते हैं कि दूसरी पार्टी खुद हमें ऑफर करे। तो ये है इनविटेशन टू एन ऑफर। ये क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। क्या यहां तक बात समझ आ गई? जी, यहां तक बात ओके। चले, अब मैं इसको एक एक मैप में लेकर आऊंगा, वो मैप आप लोगों ने समझना है। आज की हमारी बिल्कुल आखिरी बात, एक मैप में रखूंगा आपके सामने, तो ये मैप आपको पता होना चाहिए। ब्लैक स्क्रीन। देखें, होता क्या है,
लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि आप मार्केट में गए हैं और आपने फल बाय करने हैं, और ये एक कार्ट लगी है फलों की, यहाँ पे फल बिक रहे हैं। लेट्स से मैंगोस यहाँ पे सेल हो रहे हैं। अब फल वाले ने फल लगा के रखे हैं, फल सजा के रखे हैं, और वो खामोशी से खड़ा है। उसका वो फल सजाना, इस बेसिकली हमें इनवाइट करना कि आओ और आके मुझे ऑफर दो। उसका वो फल सजा के बैठना, इस बेसिकली हमें बुलाना कि आओ, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं कि आओ और आके मुझसे पूछो कि ये आम कितने के हैं, ये फल कितने के हैं, ये आम की क्वालिटी कौन सी है, आओ और आके मुझे ऑफर दो। उसने बस ये लिख के लगाया हुआ है, सिंधी आम या चौसा आम। रेट मेंशन नहीं किया हुआ, अमाउंट मेंशन नहीं की हुई, जस्ट आपके सामने फल रखे हुए हैं कि आओ और आके ऑफर दो। अब मैं अगर उसके पास चल के जाऊं और मैं उसे पूछूं कि भाई ये आम कितने के हैं, ये आम कितने के हैं, तो क्या ये ऑफर है? नहीं। ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि मैं उससे ले रहा हूं। वो मुझे कहे कि सर आम दिए हैं 200 रुपए किलो, क्या ये ऑफर है? नहीं। ये वो मेरी इंफॉर्मेशन का जवाब दे रहा है। अब जब मुझे पता चल गया है कि 200 रुपया है, और थ्रू कम्युनिकेशन ये बात सामने आई है, अब मैं उसको ऑफर कर रहा हूं कि क्या तुम इन आमों का 180 रुपया लोगे, क्या तुम इन आमों का 180 रुपया लोगे, ये ऑफर। उससे पहले जो कुछ हुआ है वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। उससे पहले जितनी बात हुई है वो क्या थी? इनविटेशन टू एन ऑफर। अब मेरा उससे पूछना कि भाई 180 रुपये में क्या तुम मुझे 1 किलो आम दोगे, ये है ऑफर, ये है ऑफर, दिस इज ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर, ITO में आपने ये देखना होता है कि क्या प्राइस प्राइस उसने ऑलरेडी मेंशन की है या नहीं की। अगर तो प्राइस ऑलरेडी मेंशन्ड है, अगर तो उस फल वाले ने उस रेडी के ऊपर प्राइस का बोर्ड भी लगाया हुआ है, ये 200 रुपए किलो के हिसाब से मैं चौसा आम दे रहा हूं। अब जब उसने प्राइस मेंशन कर दिया ना, इट मींस कि अब वो सर्टेनिटी के साथ हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि चौसा आम है, 200 रुपए के हिसाब से दे रहा हूं, ये ऑफर है। अगर तो प्राइस मेंशन की है, याद रखिएगा, अगर तो प्राइस मेंशन्ड है और ये लिखा हुआ है कि नॉट नेगोशिएबल, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई बार्गेनिंग नहीं की जाएगी, नो बार्गेनिंग, नो बार्गेन, तो अब ये क्या कहलाएगी? ऑफर। और अगर प्राइस मेंशन नहीं है या लिखी हुई है और साथ लिखा हुआ है कि मिल बैठ के बात कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बार्गेनेबल है, डिस्काउंट्स अवेलेबल है, तो अगर तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, कम ज्यादा हो जाएगा, तो उस वक्त चूंकि ये सर्टन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो अब ये ऑफर नहीं कहलाएगी, फिर ये कहलाएगी इनविटेशन टू। तो ये इसमें एक बड़ा बारीक सा डिफरेंस है प्राइस का। अगर तो प्राइस मेंशन्ड है और ये लिखा हुआ है कि नॉट नेगोशिएबल, ये ऑफर। और अगर प्राइस मेंशन्ड है या मेंशन्ड नहीं है और लिखा हुआ है कि प्राइस कैन बी एडजस्टेड, कम हो सकते हैं पैसे, बार्गेनेबल, डिस्काउंट्स अवेलेबल, तो उस वक्त ये ऑफर नहीं है, बिकॉज प्राइस सर्टन नहीं। हमने कहा था ना कि ऑफर सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए, तो यहां पे जब प्राइस ही सर्टन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो मैं उसको एक वैलिड ऑफर कभी भी नहीं मान सकता, मैं कभी भी उसको एक वैलिड ऑफर नहीं मानूंगा। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट जरा एंड पर रखा था, ताकि थोड़ा सा ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आप उसको जरा आसानी से समझ जाए।
तो मुझे बताइए कि पॉइंट क्लियर हुआ? इस पॉइंट से कोई सवाल अगर आप चाहें तो वॉइस पे पूछ लें, चाहें तो टाइपिंग में पूछ लें। जी, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी, यहाँ तक ऑल क्लियर है? कोई सवाल? डन। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग किताब खोलेंगे तो जितना हम लोगों ने कल पढ़ा था उससे एक पेज ज्यादा, यानी कि जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में किताब लगी है उसका बिल्कुल नेक्स्ट पेज है ऑफर, वो आप लोगों ने एक सिंगल पेज पढ़ना है। तो कल भी एक पेज था, आज भी एक पेज है। डन। तो हर दिन का लोड यही होगा, एक पेज, 1.5 पेज, मैक्सिमम 2 पेज। हम इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। डन, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।